अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 24 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है एडजस्टमेंट लेटर। इस लेक्चर के एंड में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्री हाईलाइटेड आप नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए पूरी वीडियो को देखें आप। टॉपिक्स जो मेन टॉपिक इसके अंदर हैं वो है राइटिंग लेटर्स, रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स, क्रेडिट लेटर्स, राइटिंग क्रेडिट लेटर्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर क्रेडिट लेटर्स एंड मॉडल लेटर्स। हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर नंबर 23। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे लेटर राइटिंग की, एडजस्टमेंट लेटर्स के बारे में, और उसी की कंटिन्यूएशन है ये, जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ भी है। तो इसमें मेन टॉपिक्स जैसे कि हमने अभी स्लाइड्स में देखे कि पहला जो मेन टॉपिक है राइटिंग लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट, इसके अंदर जो दो सब टॉपिक हैं वह जब बायर फॉल्ट पे होता है या जब थर्ड पार्टी फॉल्ट पे होती है तो आप उसको रिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि आप फॉल्ट पे नहीं है तो आप ऐसी एडजस्टमेंट को रिफ्यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो आप लेटर का रिप्लाई रखेंगे उसमें आप क्या क्या चीज़ें देंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट लेटर्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि क्रेडिट लेटर के हवाले से। क्रेडिट लेटर की डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद राइटिंग क्रेडिट लेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होता है क्रेडिट लेटर्स के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर क्रेडिट लेटर्स के सब टॉपिक्स हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स की बात होगी। कर्टियस क्लोज विद रिस्पेक्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, इसके बारे में बात होगी। मॉडल लेटर्स कौन से होते हैं, लेटर आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट और रिफ्यूजिंग क्रेडिट। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, वन बाय वन करके हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राइटिंग लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट। जब बायर फॉल्ट पे होगा तो आपने जो लेटर का रिप्लाई रखना है तो उसमें किन चीज़ों को आपने फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है सपोर्ट द रीडर पॉइंट ऑफ व्यू इन योर बफर पैराग्राफ। अब बफर क्या होता है, ये अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप काइंडली बफर के लेक्चर जिनमें डिस्कशन आया है आप नोट्स को गो थ्रू कर लें और उसमें से आप ये लेक्चर लाजमी ले लें। एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बफर ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ल कर रहे होते हैं तो उसमें आप बफर को यूज़ करते हैं। बफर का मतलब ये होता है कि आपका जो रीडर है जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेकर आना है। यानी कि आपने जो ओपनिंग करनी है वो पॉजिटिव करनी है, ये नहीं कि डायरेक्टली आपने अपनी ओपनिंग में उसको इनकार कर देना है। तो बफर का मतलब ये होता है कि पहले अपने रीडर को या लिसनर को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेकर आएँ, देन आप उसकी बात से इनकार करें। कस्टमर की ये थिंकिंग होती है कि वो जो है वो सही है, तो आपने उसको लॉजिकली जो है उसका आंसर देना है और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कस्टमर के वो ये फीलिंग जानी चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ गए हैं और आप जब उसको जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो फेयर रहते हुए दे रहे हैं, आप बायस स्टेटमेंट नहीं दे रहे। यानी कि आप एक मतलबी नहीं हो रहे, मीन नहीं हो रहे। क्योंकि अगर बायर फॉल्ट पे है तो आप बोलेंगे भाई मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, मैं इस पर टाइम क्यों ज़ाया करूँ, बिजनेस में और भी काम करने वाले हैं। तो ऐसा क्या होगा, एक एक करके आप कस्टमर खोना शुरू कर देंगे। अश्योर द कस्टमर दैट रिक्वेस्ट इज अप्रिशिएटेड एंड हैज़ रिसीव इंडिविजुअल कंसिडरेशन। यानी कि आपने अपने कस्टमर को जो है ये फील करवाना है कि उसकी जो एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जो ख़रीदने से पहले आपका जब वो कस्टमर बना था तो पहले दिन आपने उसको जो रिस्पेक्ट दी थी, आज अगर आपसे वो रिफ्यूज़ल कर रहा है या आपके प्रोडक्ट पे तनकीद कर रहा है या आपको एक बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने उसको जो है वो निगलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने उसको कस्टमर बनाते वक्त जब वो आपकी चीज़ परचेज़ कर रहा था जब ट्रीट किया था। प्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन बिफोर द डिसीजन, स्ट्रेस व्हाट कैन बी डन एंड एम्फेसाइज योर पर्पस टू फेयर टू ऑल द कस्टमर। यानी कि आपका एम्फेसिस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप जो है फेयर रहें तमाम कस्टमर से। आपने ब्लेम नहीं करना, यानी कि उन पर इल्ज़ामात लगाना नहीं शुरू कर देने, या तो कस्टमर से बहस करना शुरू नहीं कर देनी। आपने क्या चीज़ अवॉइड करनी है, नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं देने। जैसे आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, शटअप कॉल के वर्ड यूज़ नहीं करने, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्यून इस्तेमाल नहीं करनी, हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने, जैसे कि योर कंप्लेन, योर एरर, यू मिस इंटरप्रेटेड, यू निगलेक्टेड, योर क्लेम, यू आर मिस्टेकन। यानी कि इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। अब अगर आप इंग्लिश से फेमिलियर नहीं है तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे। आप लिखेंगे कि आई एम आंसरिंग एज आई रिसीव योर कंप्लेन, तो ये एक सिंपल सा जुमला है, लेकिन आप इंग्लिश की अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, जैसे इखलाकन हम उर्दू में बात करते हैं, अबे इधर आ जा, तू तड़ाक, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बुरे समझे जाते हैं। आप अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई को इस तरीके से आप बोल के नहीं बताते कि अबे इधर आ या तू तड़ाक करके आप उनसे बात नहीं करते। तो जैसे वो उर्दू में बुरे अल्फाज समझे जाते हैं, वैसे इंग्लिश में ये टर्म्स जो हैं वो बुरी समझी जाती हैं। नंबर 4 पे है बी कर्टियस इवन व्हेन आंसरिंग एन एंग्री और डिसऑर्डेड क्लेम। यानी कि आपने जो है वो कंसाइज रहना है और कर्टियस रहना, टू द पॉइंट बात करनी है कि एक
बंदा अगर आपको जो रिप्लाई मिला है वो बहुत ज़्यादा उसमें बुरी बातें लिखी हुई हैं और आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपके बिज़नेस को बुरा भला कहा जा रहा है, तो आपने उन चीज़ों की जस्टिफिकेशन में नहीं जाना, बल्कि आपने उसमें से मेन टॉपिक उठाना है कि भाई ये फॉल्ट जो आपने जो है, ये फॉल्ट आपकी वजह से नहीं हुआ, आपके बायर जो ख़रीद रहा है, जो आपको बुरा भला बोल रहा है, उसी का फॉल्ट है। तो आपने एक कंसाइज वे में, एक अच्छे तरीके से कोर्टियस वे में उसको जवाब देना है, और जो इंसल्ट है उसको आपने सिंपली इग्नोर कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें कितना डिटेल्ड वर्ड यूज़ हुआ है कि कम्प्लीटली इग्नोर एनी इंसल्ट, यानी कि आपको जो लेटर रिसीव हो उसमें आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दें अगर किसी की इंसल्ट्स वगैरह वर्ड्स अगर आपके लिए यूज़ किए गए हैं। तो एट द एंड आपने क्या करना है, आपने अपने बिजनेस की साख्त को बचाना है, अपने कस्टमर को बचाना है। कस्टमर उस टाइम गुस्से में होता है, जब आप गुस्से में होते हैं उस टाइम आपको बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है और आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार मैं गलत था और दूसरा बंदा यहाँ पे ठीक था। ट्राई टू लीव द रीडर इन अ प्लेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके रीडर को जो है एक प्लेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड में आप रखें। और अगर एक कस्टमर ऐसा है जो कि आपसे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है, आपके प्रॉफिट में एक बहुत अच्छी वैल्यू वो ऐड करता है, और अगर क्लेम कर रहा है और अगर वो गलती पे भी है, तो आपने क्या करना है, उसको वो चीज़ गिफ्ट के तौर पे दे देनी, क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पर कम होगा, लेकिन मैं इस कस्टमर से मज़ीद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा लूँगा। अब इफ़ेक्टिव बफर पैराग्राफ टेक्निक आपने क्या करना है कि जब आप बैड न्यूज़ देंगे, आप बैड न्यूज़ लेटर कहलाते हैं, बैड न्यूज़ लेटर और बफर टेक्निक के ऊपर जो मिड टर्म के लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक बीच में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट में यहाँ नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं लिया तो लाजमी ले लें, ये सोचकर मत छोड़ें कि वो मिड टर्म्स के लेक्चर हैं। आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, उसकी स्पीड बढ़ा लें और आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लें, या ये हाईलाइटेड नोट्स मुझसे ले लें और उसको आप गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी है। तो आपने क्या करना है, जब आप रिफ्यूज़ल लेटर लिख रहे होंगे एडजस्टमेंट की सेंस में, तो आपने स्टेप 1 पे बफर लिखना है। बफर मैंने आपको बताया कि आपने पहले अपने रीडर को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आना है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड देन आपने नो लिखना है जिस बात से आप इनकार कर रहे हैं, और एक फ्रेंडली क्लोज करना है। तो ये जो है, ये मेन पॉइंट है, ये आपने जो है फोकस में रखने हैं और ये लाजमी फॉलो करना है। अब ये जो लेटर है नीचे ये दिया हुआ है, ये लेटर आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको डिटेली डिस्कस हो जाएगा। ये नोट्स आप मुझसे ले लें जो मैंने शुरू में और एंड में हाईलाइट किया हुआ है, लेटर पूरा आप पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसमें सिंपल ये लेटर लिखा हुआ है, आप खुद से समझेंगे तो उसमें क्या होगा, आप जब खुद से रीड करेंगे आपके ये टॉपिक भी क्लियर होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पर डिटेल करना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ फॉल्ट, जब अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे, जब बायर फॉल्ट पे हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब थर्ड पार्टी फॉल्ट पे हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी से मुराद क्या है कि आप एक मिसाल ले लें कि अगर आप एक बाइक बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं या आपने एक बाइक्स का बिज़नेस शुरू किया है, तो आप उसमें क्या करते हैं, पूरी बाइक आप खुद बना लें, बहुत जगह होता भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं, इवन के स्मॉल बिज़नेस के अंदर भी आप अगर कोई कारपेंटर है और वो लकड़ी की चीज़ें बना के सेल करता है, तो वो जो प्लास्टिक लकड़ी की शीट यूज़ होती है, वो शीट वो किसी और से बाय करता है, तो वो जिससे वो शीट बाय करता है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। अब उसने बना तो बहुत अच्छा दिया, और शीट जो उसने यहाँ से ली उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई इस पर दीमक नहीं लगेगी, टर्माइट नहीं लगेगा, लेकिन जब कस्टमर वो शीट ले गया तो उस पर टर्माइट लग गई, और जिसकी वजह से कस्टमर का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। उसने इतना महंगा फर्नीचर लिया और ये देख के लिया कि ये भाई टर्माइट प्रूफ है, और आपने जो है कस्टमर को बोला भी, लेकिन जब ये कंप्लेन आ गई इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था, वो थर्ड पार्टी जिसने आपने लिया था, जिसको कस्टमर नहीं जानता, उसका फॉल्ट आ गया। तो अब कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर रहा है और आपने उसको पोलाइटली हैंडल करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपके 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। ऑनर द कस्टमर क्लेम विद द स्टैंडर्ड गुड न्यूज़ लेटर एंड नो एडिशनल एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप जो है वो कस्टमर के क्लेम को जो है ऑनर करें और उसको एक गुड न्यूज़ मैसेज भेजें। जैसे कि आपके पास प्रूफ, एक कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि आपसे मैं फ़र्नीचर लेके गया था और इसमें जो है वो दीमक लगना शुरू हो गई है और इसकी वजह से मुझे बहुत मसला हो रहा है, तो आप कस्टमर को कहें कि मैं इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। अगर ये सोल्यूशन नहीं हुआ तो मैं आपका फ़र्नीचर या जिस डोर में आपकी दीमक लगी है उसको हम ठीक कर देंगे या उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ऑनर द क्लेम बट एक्सप्लेन दैट यू आर नॉट एट फॉल्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो क्लेम को ऑनर करें, उसका जो लेटर है उसको ऑनर करें और उसको एक्सप्लेन करें कि देखिए ये मेरा फॉल्ट नहीं है। किसी भी बिज़नेस में ये चीज़ें होती हैं कि पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट एक बंदा रिपेयर मेड नहीं करता, वो किसी से कोई चीज़ लेता है, किसी से कोई चीज़ लेता है, तो उसकी तरफ से मुझे फॉल्ट आया है, मैं उसको, आप मुझे क्लेम कर रहे हैं, मैं उसको क्लेम करूँगा, एंड देन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें सिचुएशन पे सोल्यूशन पे पहुँच जाएंगे। Take no action on the claim. It suggests that customer file against the firm that caused the defect or damage. Common business sense tells you, however, that the third option is almost
बैड चॉइस, यानी कि आप जो है अपने कस्टमर को सिर्फ बता दें कि भाई मैं इससे ये लेता हूँ और ये मुझे जो है वो बोलता है कि भाई ये तो टर्माइट प्रूफ है और ये इस कंपनी का नाम है और ये इसका की पर्सन है, आप जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन कर दें और आप जो है अपना क्लेम लें और मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसा करने से ये होगा कि कस्टमर को एक हैसल में डाल दिया आपने, और वो उस टाइम पे तो चलें वो फंस जाएगा, वो चीज़ें करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो किसी को रेफ़र नहीं करेगा आपसे चीज़ लेने में कि भाई आप इनसे चीज़ लेंगे आप तो फंस जाएंगे और बाद में आपको इतने झंझट में और मुसीबतों में पड़ना पड़ेगा। वही स्टेप्स जो ऊपर हमने देखे कि आपने पहले बफर रखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, नो करना है, फिर कर्टिजल और कंप्रोमाइज़ और फ्रंटल क्लोज, यानी कि काउंटर प्रपोजल देना है और आपने और कंप्रोमाइज़ करना है कस्टमर के साथ कि हाँ भाई हम आपको, आपने किसी न किसी तरीके से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अब हम थर्ड पार्ट पर अपने पहुँच गए जो कि क्रेडिट लेटर से। क्रेडिट लेटर क्या होता है कि एक वादा होता है फ्यूचर पेमेंट का। अगर आप किसी को कोई चीज़ उधार भेज रहे हैं तो इस तरीके से भेज रहे हैं कि या तो वो आप कैश दे देंगे या तो आप इस चीज़ पे भी भेज रहे हैं कि भाई आप एक्सचेंज में उससे कोई गुड्स ले लेंगे। जैसे कि बार्टर सिस्टम में जब दुनिया नई नई बनी थी और पैसे का वजूद नहीं था, जब क्या होता था कि चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी। जैसे गंदम के दानों के बदले कुछ लोग आटा रख लिया करते थे। आज भी पंजाब में ऐसा होता है कि जब आटा पिसवाने के लिए जब आप चक्की पे जाते हैं तो वो कुछ दाने जो है वो रख लेता है और बाकी आटा आपको दे देता है, और कुछ जगह पे आपसे पैसे चार्ज करता है वो और कुछ जगह पे चार्ज नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं, इस जो प्रोसेस है इसको हम क्रेडिट कहते हैं। बाय नाउ एंड पे लेटर, यानी कि मेजर रीज़न जो होता है कस्टमर क्या करना चाहता है इसमें कि भाई वो बोलता है कि पहले मैं चीज़ ख़रीद लूँ और बाद में मैं बेच दूंगा। जैसे इंस्टॉलमेंट में हम चीज़ें लेते हैं, उसके बाद कस्टमर जो है वो कैश कैरी नहीं करना चाहता और वो चेक लिखने की हैसल में नहीं पड़ना चाहता, और वो चाहता है कि वो गुड्स के बदले वो दूसरी चीज़ें ख़रीद ले। जैसे आप देखते थे कि मल्टीफॉर्म और मेट्रेसेस वगैरह थे, तो पहले क्या होता था कि एड्स चलता था बाकायदा टीवी पे कि आप अपने पुराने मेट्रेस दे दें और नए मेट्रेस ले जाएं, यानी कि गुड्स एक्सचेंज हो जाती थी कि थोड़ा मिनिमम सा अमाउंट दे के आप जो है वो दूसरी चीज़ें ले जाएं। अब जब आप लेटर क्रेडिट लेटर लिख रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है कि ये जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है और जिसमें जो आपको लीगल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, यानी कि आप एक पेपर पे पूरी चीज़ें करते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे आपने इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर ली कि हाँ भाई एक चीज़ आज 1 लाख रुपए की हम बेच रहे हैं और इसमें जो है वो आपकी 12 इतनी इंस्टॉलमेंट पड़ेंगी और चीज़ अभी 80,000 की है और आपको 1 लाख की पड़ेगी, और आपने 2 साल का पीरियड तय कर लिया। अब कल को क्या हुआ, वो चीज़ 2 लाख रुपए की हो गई, लेकिन जिस कस्टमर ने आपसे ली थी उसने तो 1 लाख की ली थी और उतने की दे रहा है। अब आप उस चीज़ को और महंगा बेच सकते थे, तो अब आप उस कस्टमर को ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलेंगे भाई जब आपने ली थी जब तो इतने की थी, तो वो लीगली उसके पास पेपर मौजूद है जिस पे इंस्टॉलमेंट की टर्म्स और सारी चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं, उसके हिसाब से आपने जो है ना चलना है और इस चीज़ों को लेके करना है। उसके बाद लेटर रिक्वेस्टिंग क्रेडिट है, लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट है, लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट है। अब 3 किस्म के लेटर जो है आप लिख सकते हैं। एक में आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई क्रेडिट जो है वो आपको चीज़ें चाहिए। अब आप बिजनेस हैं तो आप अपने किसी जिससे आप माल उठाते हैं, रॉ मटेरियल उठाते हैं, उससे आप क्रेडिट पर माल ले सकते हैं, या आपने उससे बहुत ज़्यादा माल उठा लिया है और आगे आपकी इतनी सेल नहीं हुई तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंड कर दे थोड़ा क्रेडिट पीरियड को। और तीसरा क्या होता है कि आपका कोई कस्टमर जो आपसे क्रेडिट पे चीज़ें ले रहा है तो आप उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि हो सकता है उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें आपसे क्रेडिट पे ले ली हैं कि उसकी रिकवरी आपके लिए मुश्किल हो रही है कि वो रिकवरी दे ही नहीं रहा और मज़ीद आपसे चीज़ें मांग रहा है। तो ऐसे कस्टमर को आप जाहिर सी बात है क्रेडिट पे चीज़ें नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे और उसको बंद करेंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट क्या होता है, फ्रेज द ओपनिंग टू रिफ्लेक्ट अजम्पशन दैट द रीडर विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू योर रिस्पेक्ट, यानी कि आपने जो है ऐसी रिक्वेस्ट लिखनी है कि रीडर जो है वो पढ़े और आपकी रिक्वेस्ट का है जो जवाब दे। जैसे कि आप देखते हैं मार्केटिंग जो लोग कर रहे होते हैं वो आपके पास मार्केटिंग के जो मैसेज आते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, वो इस तरीके के मैसेज होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं लाइक करने में, रिप्लाई करने में, और आप उसका रिप्लाई कर देते हैं। पोलाइट और अंडरस्टैंडिंग, पोलाइट वे में बात होती है, पर्सनल टोन यूज़ की होती है कि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा वो जानते हैं और उस तरीके से आपसे बात करते हैं। जैसे आप में से किसी जो लोग जॉब कर रहे होते हैं और अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, तो आप लोगों के पास मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह से कॉल आ रही होती है कि एक फ़ीमेल आपको कॉल करती हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात करती हैं, और एंड में क्या निकल के आता है कि या आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना चाहती हैं या वो आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना चाहती हैं, और वो काफ़ी पोलाइट ट्यून होती है, अनडिमांडिंग ट्यून होती है और पर्सनली आपको एक पर्सनल लेवल पे आके आपसे बात कर रही होती हैं। जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल दें, आइटमाइज कर दें पार्ट ऑफ कंपेल रिक्वेस्ट इन अ नंबर्ड सीरीज़, यानी कि आप नंबर वाइज पहले आप अपनी चीज़ों को देख लें कि आपने जैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है तो सबसे पहले आप देख लें कि इंश्योरेंस पॉलिसी किस हवाले से है, हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशनल प्लान है, मैरिज प्लान है या फर्नीचर प्लान है या कौन सी चीज़ें, उसका आप नाम देख लें। नाम के बाद उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, कितने साल की पॉलिसी है और कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, अगर इतना प्रीमियम भरने पर राज़ी नहीं है तो मंथली कितना प्रीमियम होगा और उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सीरीज़ वे में आ जाए कि पहले आपने बता दिया भाई प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपये होगा साल का,
तो कस्टमर की वहीं जान निकल गई, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। तो आप पहले उसके बेनिफिट बताएं एंड देन जाके आप इसको प्रीमियम को डिस्कस करें। इसी तरीके से पहले आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आप क्यों वो चीज़ लें, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर नीचे जाके उसकी डिटेल देनी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये मैंने ऊपर और नीचे हाईलाइट कर दिया, ये नोट्स आप मुझसे ले लें और उसके बाद इसको पढ़ लें, आपका मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। लेटर आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बैंक, कमर्शियल एजेंसीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे या उनको लेटर लिख देंगे कि भाई मुझे लोन पे ये चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आप बोलें भाई मैं लेटर क्यों लिखूँ। अब जैसे कोर्सेरा एक बहुत फेमस वेबसाइट है जहाँ से जो है आप एजुकेशनल प्लान लेते हैं और आप जो है वो पढ़ते हैं और ऑनलाइन फीस देते हैं। अब वो बहुत से कोर्सेज हैं, उसके साथ लिखा हुआ रहता है फाइनेंशियल एड इज़ अवेलेबल। तो आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल एड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर पूरी एक ईमेल आईडी खुलती है। वो पहले मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेता है और उसके बाद लिखा होता है कि वाई कोर्सेरा गिव यू एड फॉर फाइनेंशियल प्रोसेस, कि आप फाइनेंशियल एड क्यों लेना चाहते हैं, आप क्यों हकदार हैं इस चीज़ के। तो एक चीज़ से आप उनसे क्रेडिट मांग रहे हैं, स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, तो वो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो है वो लेटर उनको लिखेंगे। तो लेटर एज आ इन अ सेंस आप पेपर में इसको नहीं लें, इन अ सेंस ऑफ ईमेल भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेल्यूएटिंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, आपके पास जब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसको आप इवेल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे 3 C's हैं, इनको आपने फॉलो करना है। करेक्टर, इट रेफर टू द सेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल डीलिंग विद अदर्स, यानी कि जिससे आप लेना चाह रहे हैं आप ये देखें कि भाई वो उस बंदे का करेक्टर कैसा है, उसकी आप ज़रा सर्च कर लें कि अगर आप एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 बंदे आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और आपको जो है वो कितना बुरा होगा, ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहे हैं और आप जिन निकल रहे हैं तो वो चीख चीख के आपसे बात कर रहे हैं कि आपने भाई ये लिया है हमसे पैसा, ये वापसी करें। तो देखें वो कितने ऑनेस्ट हैं और एथिकली वो बिज़नेस उनका कहाँ खड़ा है। कैपेसिटी, यानी कि आपकी एबिलिटी क्या है कि जितना अगर आपके पास आप लोन ले रहे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली जो है वो 10,000 रुपीज़ है, तो क्या आप इतना पे कर सकते हैं या आपका जो कस्टमर है वो इतना पे कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने देख के ध्यान में रखना है और फिर आपने करना है। कैपिटल जो है वो पैसा होता है। इट रिफर टू टेंजिबल एसेट इन रिलेशन टू डेब्ट्स, यानी कि आप जो है अगर किसी कस्टमर को जो है वो लोन दे रहे हैं या कोई चीज़ क्रेडिट पे दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को देख लें कि उसके टेंजिबल एसेट कितने हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? अ टेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट हैज़ फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि फिजिकली जो है उसकी एग्जिस्टेंस हो, जैसे गोल्ड की रिंग हो या गोल्ड का कोई सेट हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जिसकी टेंजिबल एक सब्सटेंशियल एक हैसियत हो। उसके बाद एक्सटेंडेड क्रेडिट है। वेलकम द न्यू चार्ज कस्टमर एक्सप्रेस द विश फॉर अ प्रेजेंट एसोसिएशन, आउटलाइन स्पेशल प्रिविलेजेस, दे आर एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पेमेंट, encourage the customer to use the new charge account, includes promotional material, build goodwill, इंटेक्टिंग eagerness to serve the new customer as well। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, आप देखते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं, आप एक चीज़ खरीदते हैं, कैश आप बिल्कुल सिंपल जाते हैं और आप चीज़ लेते हैं, कैश पे ट्रांजेक्शन करते हैं और आ जाते हैं। जैसे कि आपने एक एसी लिया, अब उस टाइम जो वो एसी था वो इन्वर्टर एसी नहीं था, एक नॉर्मल एसी था, आपने लिया और लगा लिया। उसके बाद उस शॉप पे एक इन्वर्टर एसी आ गया, तो आपके इन्फॉर्मेशन तो उनके पास है, तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि सर आप जो है वो इतने साल से ये यूज़ कर रहे हैं, और उनके पास पूरी डिटेल होती है मार्केटिंग के लोगों के पास कि भाई 2 साल पहले ये कस्टमर लेके गया था, अभी यकीनन इनका एसी ख़राब हो गया होगा या इस हालत में होगा कि वो रिपेयर करवा के तंग आ चुके होंगे या बिल इतना ज़्यादा आ रहा होगा। तो वो 3-4 गाइडलाइंस बनाते हैं कि हाँ भाई इन पे जो है ये मसला हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि सर हमारे पास नया एसी आया है, इन्वर्टर एसी है, न्यू मॉडल है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम है। तो इस तरीके से वो आपको बोलेंगे, अब आप बोलेंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बोलेंगे सर हमारे पास क्रेडिट प्लान है, हम आपको क्रेडिट पे दे देंगे, हम आपका क्रेडिट एक्सटेंड कर देंगे, अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरफ आपको लेके जा रही हैं कि किस तरीके से आपने बात करनी है, किस तरीके से आपने लेटर लिखना है, या उनको ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, या सोशल मीडिया आजकल बहुत इन्वॉल्व है मार्केटिंग के अंदर, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपने यूज़ करते हुए लिखना है। उसके बाद रिफ्यूजिंग क्रेडिट है टू से नो टेक्टफुली, यानी कि अगर आप किसी को क्रेडिट आपसे मांग रहा है और आप उसको रिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो आप नो बोलें, लेकिन एथिकली बोलें, एक अच्छे इखलाक के दायरे में रहते हुए उसको मना करें। टू कीप द गुडविल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जो गुडविल है उसको बरकरार रहने दें। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि भाई जो पुराना क्रेडिट है वो उसने अभी तक नहीं दिया, यानी कि ओवर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, आप उसको इतना ज़्यादा क्रेडिट दे चुके हैं कि अब वो आपको पता है कि अगर मैंने और दिया तो ये बिल्स नहीं आएंगे टाइम पे। अनविलिंगनेस टू पे, दैट इज़ ऑड अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, यानी कि वो उन्होंने आपके, अब जब आप क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ बैंक्स में मुख्तलिफ लोगों का अकाउंट होता है, तो वो क्या करते हैं, आप एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदा है या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो लोन लेती है तो ये देती ही नहीं है। मुख्तलिफ आपने देखा होगा कितने एरियाज़ ऐसे होते हैं, वहाँ के एरियाज़ को लोग जो है बैंक जो हैं वो लोन्स नहीं दे रहे होते, क्योंकि पता होता है कि यहाँ के लोग जो लोन देते हैं वो
या देते ही नहीं हो, जब रिकवरी के लिए जाओ तो वो बदमाशी करते हैं और बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने में आती हैं। अब आपने जो बफर लिखना है, आपने जो रीडर है उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेके आना है। देना आपने लिखना है एलिमिनेट अपोलॉजीज एंड नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि आपने ऐसा नहीं कि आपने सॉरी करना शुरू कर देना और नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देना, इस तरीके से नहीं है। आपने एक बस उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेके आना है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना कि ये चीज़ें आपने नहीं देनी। लिमिट द लेंथ ऑफ द बफर, कोशिश करें आपका जो बफर है वो कंसाइज हो, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा बफर लिख दें। एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर द क्रेडिट रिक्वेस्ट, आप अप्रिशिएट करें कि आप क्रेडिट रिक्वेस्ट हमें दे रहे हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं कि आपको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप हमारे साथ बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम हमारे बिजनेस की ये पोजीशन नहीं है कि हम आपको क्रेडिट दे सकें। उसके बाद ये लेटर है, ये लेटर आप रीड कर लीजिएगा तो क्या आपको और ईजीली समझ में आ जाए। तो गाइज़ ये था लेक्चर नंबर 24। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतनी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक दफ़ा लेक्चर लें और इजीली आप जो है वो अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो एंड में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 97% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, प्रॉपर लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का एक रेड बटन प्रेस नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे कोई क्विज़ असाइनमेंट और GDPs वगैरह आता है, हम अगर सोल्यूशन अपलोड करेंगे, आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको देख के आप असाइनमेंट GDP क्विज़ को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा है और साथ साथ हम भी मोटिवेट होंगे ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।